हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। जैसे बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में 1 चैप्टर से लेकर 5 तक के एमसीक्यू बेसिक से लेकर के प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीखा था। आइए बच्चों, आज हम नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हमारा जो चैप्टर है, नया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रुचिकर हम सीखने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो क्या है? त्रिभुज है। तो आइए बच्चों, इस प्यारे से चैप्टर को आज सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें टॉपिक जो हमने लिए हैं, क्या क्या लिए हैं। त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार, समरूप क्या है, समरूप त्रिभुज के बारे में भी देखेंगे। और उसके बाद 5वें पॉइंट में हमने जो लिया है समरूप और सर्वांग समता में अंतर। और फिर हमने 6वें पॉइंट में जो लिया है बहुभुज तथा बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध है। और फिर हमने कुछ क्वेश्चन लिया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और उसके साथ इनसे रिलेटेड हैं। तो बच्चों आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा। तो बच्चों त्रिभुज के बारे में आप तो परिचित होंगे छोटी ही क्लास में। तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि त्रिभुज है क्या। तो त्रिभुज को बच्चों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्राइएंगल। ट्राइएंगल का मतलब होता है कि जिसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष हों। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइएंगल। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे, डिफिनीशन की अगर बात करेंगे इसकी, तो समतल पर खींची गई 3 भुजाओं, खींची गई 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। बच्चों ये आपने छोटी क्लास में भी परिभाषा, इसके प्रकारों के बारे में जाना होगा। इस टॉपिक में त्रिभुज है तो थोड़ा सा हम बेसिक से चलते हैं। तो बच्चों परिभाषा की जो हमने बात की कि समतल पर खींची गई 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अगर इसमें थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना चाहें, जैसे हम इसके शेप को लेकर बात करें, तो हमने अभी क्या बताया कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति। ये सपोज दैट मान लेते हैं कि ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। 3 भुजाएं। अब इसमें भुजाओं की बात करेंगे बच्चों, तो भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? एक ए बी भुजा होगी, दूसरी बी सी भुजा होगी और तीसरी क्या होगी? सी ए भुजा होगी। तो ये 3 भुजाएं से घिरी आकृति हमने क्या बताया कि समतल पर, समतल का मतलब होता है प्लेन पर खींची गई 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। ये देखिए पूरा क्लोज भी है, तो बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। भुजाओं की बात करेंगे तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। एक ए बी भुजा है, दूसरी बी सी भुजा है और तीसरी क्या होगी? सी ए भुजा है। ये होगा। अगर इसमें 3 भुजाएं होती हैं, साथ साथ में इसमें 3 कोण भी होते हैं। जो कोणों की बात करेंगे तो कोण इसमें, कोण ए एक होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा क्या होगा? सी होगा। शीर्ष की बात करेंगे तो शीर्ष में भी इसके कितने होते हैं? 3 होते हैं। शीर्ष ए कॉमा बी कॉमा सी हो गया। तो हमने क्या बताया कि समतल पर खींची गई 3 भुजाओं से बंद आकृति ए बी सी। एक क्या है बच्चों? बंद आकृति। 3 भुजाएं हैं, तीनों बंद हैं और 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। ये आप आसानी से समझ गए होंगे। इसमें से अब त्रिभुजों के हमने इसके बारे में बताए हैं कि भुजाएं हमने जान ली, कोण जान लिया और शीर्ष भी जान लिए। अब इसमें बात करेंगे, एक चीज आपका आता है कि कभी कभी पूछता है कि आप इसमें थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के
तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बच्चों बहुत ही आप आसानी से सीख गए होंगे त्रिभुज की परिभाषा क्या है। हमने इसको शेप में फिगर के तौर पर समझाया कि तीन भुजाओं से बंद, समतल पर तीन भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती? त्रिभुज। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। अब हम इसके त्रिभुज के प्रकारों की चर्चा करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक था। त्रिभुज क्या है ये हमने जाना, फिगर से समझा कि इसमें तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष बच्चों क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं जो शीर्ष में रहते हैं एकदम। अब हम जानेंगे कि त्रिभुज के प्रकार। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ ट्राइएंगल। अब त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर और एक होते हैं जो कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर बात करेंगे तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसको इक्विलैटरल बोलते हैं, इसको आइसोसेलेस बोलते हैं, इसको स्केलन बोलते हैं। तो हम इसको जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इसको फिगर से समझेंगे बच्चों कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। सम का मतलब होता है समान, अब बाहु का मतलब होती है भुजाएं। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों भुजाएं, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है। इसमें ए बी, बी सी, सी ए, इसमें कंडीशन है कि ए बी जो है बी सी के इक्वल है और बी सी इक्वल किसके है? सी ए के। तीनों भुजाएं जब बराबर हों वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। बच्चों इसकी लैंग्वेज से क्या कहते हैं, इसमें भाषा से ही समझ में आ रही है कि समबाहु का मतलब, सम का मतलब होता है समान, अब बाहु का मतलब उसकी भुजाएं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। लेकिन इसमें कोणों की अगर बात करेंगे तो इसका समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। क्यों? क्योंकि भुजाएं सभी बराबर होती हैं तो इसके शीर्ष पर बनने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें कोण तीनों क्या होंगे? कोण ए, कोण बी इक्वल कोण सी, तीनों क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे। तो इसमें भुजाएं बराबर, कोण बराबर और शीर्ष आपके क्या हो जाएंगे? ए बी सी। अगर इसमें परिमाप की बात करेंगे, परिमाप की अगर बात करेंगे तो परिमाप इसका जो होता है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं इसमें इक्वल है तो आप कर सकते हो कि 3 गुणे भुजा, या आप चाहो तो तीनों भुजाओं को जोड़ सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है इसमें क्षेत्रफल में, जो आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होते, तो समबाहु त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब भुजा इसमें क्या होती है? सबकी इक्वल होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC। और त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इसलिए समबाहु त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर।
तो आई होप आपने ये जान लिया होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और अभी हमने बताया है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, चाहे त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, चाहे आपका समबाहु प्रकार का हो, चाहे समद्विबाहु प्रकार का हो, चाहे विषमबाहु प्रकार का हो। अब आते हैं बच्चों, अगला जो हमारा है वो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, द्वि का सम का मतलब समान और द्वि का मतलब होता है दो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइए इसको भी फिगर से सीखते हैं। तो ये आपका त्रिभुज पी क्यू और आपका आर है। इसमें से दो भुजाएं पी क्यू और पी आर क्या हैं, इक्वल है। इसमें से दो भुजाएं पी क्यू जो है, पी क्यू इक्वल है किसके बच्चों, पी आर के। हमने क्या बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। अब हमने 9th में पढ़ा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु है। तो बराबर भुजाएं एक हमारी पी क्यू है और पी आर है। 9th में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस बराबर भुजा का सम्मुख कोण ये हो जाएगा, इस बराबर भुजा के सम्मुख कोण ये हो जाएंगे। तो कोण Q जो होगा बच्चों वो क्या होगा, R के बराबर होगा। और हमने आपको बताया है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पर हमें जो देखना है, समद्विबाहु के दो कोण बराबर होंगे, जो कोण Q होगा वो किसके बराबर होगा, R के होगा। अगर यहाँ पर ये दोनों 45-45 के हैं, क्योंकि दोनों की भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के कोण बराबर हैं, तो ऑलरेडी हमारा P जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप सभी का सेम ही होता, सेम, इसमें भुजाएं सभी इक्वल थी। और किसी भी का परिमाप निकालना है तो परिमाप में क्या करते हैं बच्चों, सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज ए पी क्यू आर का परिमाप की बात करेंगे तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, पी क्यू क्यू आर और आर पी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल जो इसका होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सॉरी ए बी सी नहीं है बच्चों, यहां पर आपका क्या है, पी क्यू आर है। तो पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है ये। तो परिमाप में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी भी प्रकार का आपका त्रिभुज हो या कोई भी आकृति हो, आप सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं की माप, यानी सभी भुजाओं का योग। तो अगर आपका समद्विबाहु पूछता है तो पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। आइए बच्चों, भुजाओं के आधार पर जो आपका लास्ट त्रिभुज का प्रकार है वो क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा, विषम का मतलब होता है अलग अलग, अब बाहु का मतलब होती है भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइए बच्चों इसको भी सीखते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से सीखेंगे। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप, तो इसमें विषम बाहु त्रिभुज, तो अब इसको जैसे मान लेते हैं कि आपका विषम बाहु, ये आपका डी ई और क्या है बच्चों, एफ है। अब यहां पर अगर देखेंगे तो डी ई नॉट इक्वल ई एफ और नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, एफ डी, यानी तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अगर मान लीजिए कि डी 5 है और ये 6 है तो ये क्या होगा, बड़ी भुजा है तो ये कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर की होगी। देखिए तो यहां से समझ में आ रहा फिगर से कि
क्या करेंगे कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारा त्रिभुज कौन सा है बच्चों, विषम बाहु। क्योंकि हमने बताया है विषम का मतलब अलग अलग, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 ही डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, परिमाप में भी आप तीनों भुजाओं का योग करेंगे। जो क्षेत्रफल का जो यहाँ पर सूत्र होता है वो क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इसमें हेरोन का सूत्र लगता है, हेरोन के फार्मूले से। और हेरोन के फार्मूले से आपको सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करना होगा, अर्ध परिमाप लगाना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए बी सी क्या है, इसी विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। इनको आधा कर दोगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। फिर इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, विषम बाहु DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस अर्ध परिमाप है, ए बी सी विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आई होप बच्चों ये आप भुजाओं के आधार पर तीनों त्रिभुजों को आसानी से सीख लिया होगा। हमने क्या बताया है एक बार रिव्यू के तौर पर फिर आपको बता दे रहे हैं। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों कोण बराबर हों। परिमाप जो होता है 3 गुणे भुजा, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए 3 का हमने गुणा करा दिया। इसका जो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। विषम बाहु नाम से ही पता चलता है कि समद्विबाहु नाम से ही पता चलता है कि सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, अब बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें 2 भुजाएं बराबर होंगे और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर Q जो होगा वो R के बराबर होगा। परिमाप निकालने के हमने बताया है कि तीनों भुजाओं को योग कर देंगे तो आपका किसी भी प्रकार का त्रिभुज होगा उसका परिमाप प्राप्त होगा। इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है समद्विबाहु का वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फिर हमने लास्ट पॉइंट में जो विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग होती हैं, विषम का मतलब होता है अलग अलग, बाहु का मतलब भुजाएं अलग अलग हों, उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु कहते हैं। विषम बाहु का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, वही आपका परिमाप कहलाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल का जो आपका फार्मूला होता है हेरोन सूत्र से लगाते हैं, लेकिन पहले आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं को योग करके आधा कर देना है। फिर आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस अर्ध परिमाप है, ए बी सी त्रिभुज विषम। तो बच्चों हमने भुजाओं के आधार पर सीखा कि इनके प्रकारों के बारे में जाना, फिगर से भी देखा, इनके क्षेत्रफल परिमाप के बारे में जाना। आइए हम अगला जो हमारा कोणों के आधार पर है उसको सीखते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो आइए अगला जो है त्रिभुज के प्रकार में कोणों के आधार पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे सीखेंगे फिगर से। बाकी आप परिभाषाओं के बारे में तो आप विदित ही होंगे, पिछली कक्षाओं में आपने सीख ही लिया होगा। कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज जो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो होता है आपका समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो होता है आपका वो अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा कोण जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर हम जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से अधिक, मान लीजिए ए बी सी में ये कोण आपका क्या है, 30 डिग्री का है, ये आपका क्या होगा 45 डिग्री का है। तो आपका 30 45 कितना हो गया 75,
और 180 में 75 माइनस करेंगे तो आपका 5 105 हो जाएगा। तो अगला आपका जो कोण होगा चलिए, तो बच्चों हम यहां पर अगर देखेंगे तो कोण हमने B को 30 लिया है, इधर 45 लिया है। अगर हम इसमें करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा 105, जबकि हमारी परिभाषा से हमने क्या बताया है कि प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तो ये हमारा गलत माना जाएगा। थोड़ा हम क्या करेंगे, कोणों को अधिक कर लेते हैं। तो अगर ये कोण क्या होगा 70 डिग्री का होगा, तो ये भी मान लेते हैं कि 70 का है। तो 70 70 140, तो बाकी कितना हो जाएगा 40 डिग्री का। इससे पता चलता है कि हमने क्या बताया कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से क्या कम होता है। तो इसका प्रत्येक कोण क्या है, 0 से ज्यादा है, 90 से कम है। तो दिया गया जो या हमने जो बताया है न्यून कोण त्रिभुज क्या है, एक क्या दिए गए कोण क्या है, न्यून कोण त्रिभुज के कोण है। अब अगला जो आपका है समकोण त्रिभुज, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें समकोण त्रिभुज में इसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज ABC में कोई एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमें यहां से ये पता चलता है कि समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब यहां पर हम मान सकते हैं कि ये 45 या चेंज भी हो सकते हैं कोण। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि हमने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब आते हैं हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है बच्चों कि अधिक कोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो सपोज दैट हम यहां पर मान लेते हैं कि ये आपका कोण जो है ये कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का, 90 डिग्री से ज्यादा है। यहां पर मान लेते हैं कि आपका कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। तो यहां पर कितने डिग्री का होगा, आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। चाहे आप मानो इसको 30 मान लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 50 डिग्री का। तो हमने क्या बताया बच्चों कि न्यून कोण में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा, 0 डिग्री से ज्यादा होगा। समकोण त्रिभुज में इसका कोई भी एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो अगले हमारे जो त्रिभुज हो जाएंगे उससे छोटे होंगे। तो मान लेते हैं हमारा क्या है DEF। तो इसमें ई कोण जो है वो क्या है, 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए क्या है अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें बी कोण 90 डिग्री है, इसलिए समकोण है। इसमें से जितने भी कोण हैं हमारे क्या हैं, 90 डिग्री से कम है। कोई भी कोण जो हमने लिया है, कोण ए, कोण बी एंड कोण सी जो है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए क्या कोण है हमारा, न्यून कोण है। तो आई होप बच्चों हमने जो बताया है कि त्रिभुज के प्रकारों में भुजाओं के आधार पर हमने बताया, कोणों के आधार पर बताया कि कोण त्रिभुज क्या होते हैं, वो प्रकार जो कोण हमारे क्या कहते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इनके बारे में भी हमने बताया। आई होप बच्चों ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। तो आइए हम अगले से प्यारे से टॉपिक में चलते हैं जो आपका 10th क्लास में आपके सिलेबस में है। वो क्या है, थर्ड आपका टॉपिक है समरूप क्या है। तो हम इसको जानेंगे। समरूप क्या है, जो आपका थर्ड टॉपिक है समरूप। या इसी को आप बोलना चाहो तो समरूपता, समरूप, समरूप। समरूपता की बात करेंगे। अगर हम इसको समझना चाहें तो समरूप को अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे बच्चों, तो जैसे हम एग्जाम्पल लें कि ये एक वृत्त है और एक अन्य वृत्त हम ले लेते हैं, ये भी एक वृत्त है।
तो देखेंगे तो ये भी पहली भी आकृति हमारी वृत्त है, दूसरी भी आकृति वृत्त है। अब देखेंगे तो वृत्त और वृत्त में समरूपता तो है, क्योंकि दोनों ही वृत्त है। समरूपता का मतलब है होता है बच्चों कि ऐसी दो आकृतियां जिनकी आकृति क्या हो, समान हो, लेकिन अमाप का मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, वो क्या कहलाती हैं, समरूप कहलाती हैं या समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो हमने क्या किया कि ये दोनों हमारे वृत्त थे, तो अगर इसमें मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या बताया, दोनों हैं तो त्रिभुज ही, लेकिन इनकी अमाप दोनों की अलग अलग है। अमाप में जैसे यहाँ त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने अभी क्या बताया आपको कि ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार तो समान हो, आकार या आकृति समान हो और अमाप क्या हो, अलग अलग हो। अमाप का मतलब होता है इनकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं, समरूपता या समरूप कहते हैं। आइए बच्चों और एग्जांपल में देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है आपका ABC और दूसरा आपका त्रिभुज हम मान लेते हैं कि दूसरा त्रिभुज है आपका PQR। अगर देखेंगे तो 3 भुजाएं इसमें भी हैं, 3 भुजाएं ये भी हैं, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। इनका आकृति तो समान है, आकृति तो समान है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन इनकी अमाप अलग अलग है। ये मान लीजिए 5 होगा तो ये आपका कितना होगा, 7 होगा। ये मान लीजिए ये वाली भुजा आपकी कितनी होगी, 6 होगी, तो ये मान लीजिए 9 होगी। ये मान लीजिए 4 है तो ये आपकी कितनी है, 8 है। इससे पता चलता है कि आकृति तो समान होगी लेकिन अमाप क्या होगी, अलग अलग होगी। उन्हीं को क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां, या उन्हीं के गुण को क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने एग्जाम्पल में आसानी से समझ गए होंगे कि समरूपता है क्या या समरूप क्या है। तो ऐसी दो आकृतियां जिनकी आकृति तो समान हो, आकृति तो समान हो लेकिन उनकी अमाप अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं, या इनकी गुण को क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। तो आइए बच्चों हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जो आपका थर्ड टॉपिक है, समरूप क्या है। समरूप, समरूप ऐसी दो आकृतियां जिनकी आकृति समान हो परंतु अमाप अलग हो या भिन्न हो, उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। तो बच्चों ये आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया कि हमने आपको 2 एग्जाम्पल लेकर समझाया था। हमने देखिए एक बार परिभाषा को और समझ लेते हैं। ऐसी दो आकृतियां जिनकी आकृति तो समान हो परंतु अमाप का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। इन्हीं के गुण को क्या कहते हैं, या इनके गुण को क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। इनके गुण को समरूपता कहते हैं। इस प्रकार से आप, अगर हमने अभी जो बताया है, अभी हमने जो बताया था कि मान लीजिए कि 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज हमारा ABC तथा त्रिभुज PQR में
पी क्यू आर में। तो त्रिभुज हम मान लेते हैं कि एक त्रिभुज हमारा क्या है, ये ए बी सी। इसमें मान लेते हैं भुजा ए बी जो है वो 4 है, ये 5 है, और ये भी क्या है, मान लीजिए 4 है। पी क्यू आर त्रिभुज में ले लेते हैं, मान लीजिए पी क्यू आर, ये मान लीजिए कि, और इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देते हैं, तो ये आपका पी क्यू आर, इसमें मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, इसमें आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, 8 सेंटीमीटर है। ये आपका 11 सेंटीमीटर है, ये आपका 9 सेंटीमीटर है। तो है तो दोनों त्रिभुज, ये पहली आकृति दूसरी आकृति दोनों तो त्रिभुज ही हैं, लेकिन आकृति हमने क्या लिखा है कि ऐसी दो आकृतियां जिनकी आकृति समान हो या आकार समान हो, आकृति तो समान हो परंतु अमाप क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। अब इनकी देखिए, अगर देखेंगे तो अमाप अलग अलग है, इसकी अलग है, ये वाली में भी देखोगे तो इसकी भी अलग है, इसमें भी देखोगे तो इनमें भी अलग अलग है। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों आकृतियां क्या है, समरूप है। और आप एग्जाम्पल में जैसे हमने वृत्त का बताया था कि ये एक मान लीजिए वृत्त है, दूसरा वृत्त ये है। इसमें देखेंगे तो इसका क्या है, त्रिज्या जो है वो कितनी है, मान लो 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों तो है वृत्त, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, आकार तो दोनों का समान है, आकृति समान है, लेकिन अमाप जो है इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी 6 सेंटीमीटर है। हमने बताया कि ऐसी दो आकृतियां जिनकी आकृति समान हो परंतु अमाप भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। इनके गुण को क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। तो आई होप बच्चों समरूपता के बारे में आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान लिए होंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्पल आप समझना चाहें तो आप इनको भी आप समझने के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। जो आपका चौथा टॉपिक है वो क्या है, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। फॉर एग्जाम्पल में समरूप त्रिभुज ऐसे कहते हैं जिनकी आकृति समान हो लेकिन अमाप अलग अलग हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में हमने देखा कि एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज आपका पी क्यू आर है। अब यहां पर देखेंगे तो आकार आकृति तो क्या है इनकी, ये भी त्रिभुज हमारा है, ये भी त्रिभुज हमारा है, लेकिन अमाप इनकी क्या है बच्चों, अलग अलग है। ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 7 है, ये आपकी मान लो 12 है, ये क्या है 9 है। तो इनकी आकृति तो समान है दोनों, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, आकृति क्या है समान है, लेकिन अमाप क्या है इनकी अलग अलग है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज। तो आई होप बच्चों समरूप त्रिभुजों के बारे में आप आसानी से सीख गए होंगे। समरूप त्रिभुज के बारे में आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। आइए हम अगले टॉपिक में चलते हैं। तो हमने क्या बताया समरूप त्रिभुजों में कि इनकी आकृति समान हो लेकिन अमाप अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी
यहाँ आप पी क्यू आर कर लीजिए क्योंकि आकृति में आपने पी क्यू आर लिया है, त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार से आप आसानी से कोई भी दिए गए त्रिभुज के बारे में, समरूपता के बारे में बताना है तो आप आसानी से उसको कर पाओगे। अगर मान लीजिए समरूप तभी नहीं होगा, जैसे मान लीजिए हमने इधर त्रिभुज लिया है और इधर हमने आयत लिया है, तो देखिए अब आकृति अलग अलग हो गई। त्रिभुज 3 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं हैं, तो ये क्या है, आयत है, तो ये समरूप नहीं माना जाएगा। समरूप होने के लिए आकृति समान हो लेकिन आमाप क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब आइए बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है 5वां, समरूप और सर्वांग समता में अंतर क्या है उसको जानेंगे। तो सर्वांग समता आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सर्वांग समता, समरूपता के बारे में हमने बता दिया, सर्वांग समता के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। तो हमारा जो 5वां टॉपिक है वो क्या है, समरूप, समरूप और समरूप और सर्वांग, सर्वांग, सर्वांग समता, सर्वांग समता। पहले हम ये जानेंगे समरूप के बारे में। अभी हमने आपको क्या कराया, जानकारी दिया कि समरूप त्रिभुजों में क्या होगा कि उनकी आकृति तो समान होगी लेकिन आमाप क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, यानी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, अलग अलग होंगी। वो क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियां कहलाएंगी। लेकिन सर्वांग समता की कंडीशन ये होगा कि उनकी आकृति भी समान होगी और आमाप भी समान होनी चाहिए, तभी क्या माना जाएगा, समरूप, सर्वांग समता माना जाएगा। तो दोनों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया, एक त्रिभुज है आपका ABC और दूसरा है आपका, ये हम सर्वांग समता के बारे में बता रहे हैं, एक त्रिभुज हमने ले लिया त्रिभुज DEF। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की कंडीशन होती है, 9th क्लास में आपने सर्वांग समता के नियम पढ़े होंगे। एक आपका होता था SSS, साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता। दूसरा आपने पढ़ा है साइड एंगल साइड सर्वांग समता। तीसरा आपने पढ़ा होगा एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। और चौथा आपने पढ़ा होगा RHS सर्वांग समता। इन तीनों से आप वाकिफ ही होंगे। पहले जैसे हमने बताया साइड साइड सर्वांग समता, यानी कि इसकी संगत AB की संगत भुजा आपकी D है, ये बराबर हो जाए BC की। तो इनमें अगर देखेंगे साइड साइड वाले में, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में अगर हम देखेंगे तो AB की संगत भुजा क्या हो, DE बराबर हो। BC की संगत भुजा EF बराबर हो। CA की संगत भुजा किसके बराबर हो, FD के बराबर हो। ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। अगर इनकी संगत भुजाएं बराबर हों या संगत कोण बराबर हों तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वांगसम कहलाएंगे। तो यहां से हमें पता चलता है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। किस सर्वांग समता से, साइड 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 सर्वांग समता से। तो बच्चों ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो सर्वांगसम होने के लिए बच्चों क्या होगा, आकृति तो समान होनी चाहिए और तथा उनकी आमाप भी समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। लेकिन समरूपता में क्या होता है कि आकृति तो समान होगी लेकिन आमाप क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। वो क्या कहलाएगी, हमारी समरूपता, या इसके गुण को समरूप कहलाएगी, या इसके गुण को क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। सर्वांग समता के लिए बच्चों क्या होना चाहिए
कि या तो इन चारों हमने जो आपको बताया है, रूल्स बताए हैं या प्रमेय आपको बताई हैं हमने, पहली जो हमने बताया कि साइड 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 यानी भुजा भुजा सर्वांग समता हो, या साइड भुजा कोण भुजा सर्वांग समता हो, साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण सर्वांग समता हो, या RHS कर्ण राइट एंगल यानी 90 समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता हो। ये चारों सर्वांग समता अगर कोई भी आपको मिल जाती हैं दोनों त्रिभुजों में, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग समता या सर्वांग सम कहलाते हैं। तो हमने जैसे इन दोनों त्रिभुजों का क्या किया है, सर्वांग समता सिद्ध किए, तो इनके संगत भुजाएं बराबर हैं। इससे पता चलता है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है DEF के कौन सी सर्वांग समता से? तो पहली वाली सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम होगा। इससे बच्चों पता चलता है कि समरूप और सर्वांग सम में एक ही हमारा क्या है बच्चों, देखिए अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो इसमें आकृति तो समान होगी, लेकिन अमाप क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। वो क्या कहलाएंगे? समरूप आकृतियां कहलाएंगी। अगर सर्वांगसम त्रिभुजों में देखेंगे तो उनमें क्या होंगी? संगत भुजाएं बराबर हों, समगत भुजाएं बराबर हों, आकृति भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तो आई होप बच्चों आप समरूप और सर्वांगसमता के बारे में बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। तो हम इसकी डिफरेंस की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसमें अंतर भी हम बताएंगे। तो एक तरफ लिखते हैं हम समरूप और एक तरफ लिखते हैं सर्वांगसम। समरूप और सर्वांगसम। समरूप सर्वांगसम। अगर इसकी डिफरेंस की बात की जाए, डिफरेंस की बात की जाए तो अभी हमने आपको बताया कि समरूप त्रिभुजों के लिए या समरूपता के लिए आपकी आकृतियां तो समान होंगी, लेकिन अमाप क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ये क्या कहलाएंगी? समरूप आकृतियां कहलाएंगी। लेकिन सर्वांगसमता के लिए आकृतियां भी समान होनी चाहिए, उनकी अमाप भी समान होना चाहिए, जब जाके क्या कहलाएंगे? वो सर्वांगसम कहलाएंगे। तो एक इसका मेन जो आपका पॉइंट है डिफिनीशन में अगर बात करेंगे तो समरूप त्रिभुजों की आकृति समान हो तथा अमाप भिन्न भिन्न हो। अमाप के बारे में हमने बताया है कि उनकी लंबाई चौड़ाई क्या हो? भिन्न भिन्न अलग अलग हो। उन्हें क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। लेकिन सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या हो जाएगा कि सर्वांगसम त्रिभुज की आकृति तथा अमाप सभी समान हो तो वह सर्वांगसम होंगी। यही आपका मेन पॉइंट है। इसमें आकृति समान होगी और इसमें क्या होगा? आकृति समान होगी लेकिन अमाप क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। इसमें आकृति समान होगी, अमाप क्या होगी? आपकी दोनों आकृति भी समान होगी, अमाप भी क्या होगी? समान होगी, तभी क्या होगा? सर्वांगसम होगा। अब यहां पर एक आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें आपको दो ही शर्तों में आपका हो जाएगा। समरूपता के लिए कोई दो शर्त ही
बंधित होते हैं, लेकिन इसमें आपको सर्वांग क्षमता में कोई 3 प्रतिबंध कोई 2 शर्त ही प्रतिबंधित होते हैं। सर्वांग क्षमता में कोई 3 प्रतिबंध या सर्वांग क्षमता में 3 प्रतिबंध आवश्यक है। इस प्रकार से आप सर्वांगसम और समरूप को प्रूव कर पाओगे बच्चों। लेकिन इसमें आप नोट डाउन करिएगा, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस जो है कभी कभी पूछ लेता है। सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती, लेकिन सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बताया है सर्वांगसम में कि इनमें क्या होगा कि आकृति अमाप दोनों समान होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आकृति क्या होगी, समान होगी, लेकिन अमाप क्या होगी, अलग अलग होगी। तो समरूप आकृतियां क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी, लेकिन सर्वांगसम आकृतियां समरूप नहीं होंगी। ये क्योंकि इसमें क्या होगा, सर्वांगसम के लिए आपको क्या होना चाहिए, आकृति अमाप सभी समान होना चाहिए, और समरूप के लिए क्या होगी, आकृति तो समान होगी लेकिन अमाप क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो अगर यहाँ पर आप लिखना चाहो तो सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं। यहाँ आप नोट करना चाहो तो यहाँ आप लिख सकते हो कि सभी समरूप ये सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती, सर्वांगसम नहीं हो सकती। अभी हमने सेकंड डिफरेंस में बताया है कि इसमें 2 ही शर्तें होती हैं, इसमें क्या होती हैं, 3 शर्तें आवश्यक हैं। और शर्तों के बारे में रूल्स में हमने बता दिया है कि आपका ट्रिपल एस होता है, साइड एंगल साइड होता है, आपका एंगल साइड एंगल होता है, आपका RHS जो आपका सर्वांग क्षमता, इन्हीं सर्वांग क्षमता से आप प्रूव कर पाओगे। ठीक, तो बच्चों ये आपके जो हमने चार प्रतिबंधों के बारे में बताया ये आपको, लेकिन इसमें आपको कोई 2 जैसे एंगल से ही आप कर सकते हो, और अगर कोई सर्वांगसम है तो ऑलरेडी समरूप हो जाएगा, जैसे ट्रिपल मिल जाएंगे, मान लो एंगल उसमें मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखिए डिफरेंस में हमने क्या बताया कि समरूप में क्या होगा, आकृति समान होगी लेकिन अमाप अलग अलग होगी। सर्वांगसम में क्या होगी, आकृति समान, अमाप भी समान होना चाहिए। इसमें हमने बताया कोई 2 शर्त से ही आपकी प्रतिबंधी होगी, लेकिन अधिकतम इसमें लगते हैं एंगल समरूपता लगा सकते हैं, 2 से ज्यादा है तो वो ऑलरेडी आपके समरूप माने जाएंगे। और सर्वांग क्षमता में 3 प्रतिबंध आवश्यक ही होते हैं, जैसे हमने 3 प्रतिबंध भुजा 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 या भुजा या कोण भुजा कोण, या RHS में आपका समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता से भी आप इन चारों का अप्लाई करके भी प्रूव कर सकते हो। फिर हमने नोट में लिखा है बच्चों, ये आपका बहुत ही ये बहुत ही जानना जरूरी है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं। इसको आप अपने माइंड सेट कर लीजिए, इसको आप बहुत ही जरूरी ध्यान दीजिएगा। तो आई होप बच्चों आपको हमने 5वां जो टॉपिक बताया वो क्या है, समरूप और सर्वांगसम समता में हमने एग्जाम्पल से बताया, इनमें डिफरेंस बताया और इसका आपको नोट भी कराया, जो आपको बहुत विशेष ध्यान योग्य बात है, तो इसको आप जरूर करिएगा। आइए हमारा अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, बहुभुज और बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध। जो आपका 6वां टॉपिक है बहुभुज
बहुभुज, बहुभुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगॉन। बहुभुज से ही हमें पता चलता है कि ऐसी कोई आकृति जिसमें दो से ज्यादा भुजाएं हों या अधिकतम भुजाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। बहुभुज की परिभाषा की बात करेंगे तो समतल पर सरल रेखाओं द्वारा घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। तो यहां पर अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो समतल पर खींची गई सरल रेखाओं द्वारा बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। इसका मतलब ये है कि बहुभुज जिसमें अधिकतम भुजाएं हों, दो या दो से अधिक भुजाएं हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुभुज। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, हमने क्या यहाँ पर आपको परिभाषा में क्या बताया कि समतल पर खींची गई सरल रेखाओं द्वारा बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। जैसे त्रिभुज भी एक बहुभुज है, एक बंद आकृति है, समतल पर खींची गई है और दो या दो से अधिक भुजाएं। पंचभुज की बात करेंगे तो पंचभुज भी आपके एक क्या है? बहुभुज है। वन टू थ्री फोर फाइव, ये ए बी सी डी ई एफ। हमने क्या बताया? सरल रेखाएं, ये भी एक सरल रेखा है, ये भी सरल रेखाएं हैं और सरल रेखाओं समतल पर खींची गई सरल रेखाओं द्वारा बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। आयत भी आपका ये क्या? बहुभुज है। वर्ग भी आपका क्या है? बहुभुज है। ये आपका क्या है? ए बी सी डी। यहां पर देखेंगे तो मान लीजिए पी क्यू आर एस, ये सभी क्या हैं? बहुभुज हैं। हमने परिभाषा में क्या बताया कि समतल पर खींची गई सरल रेखाओं द्वारा बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। अगर इसको आप करना चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और परिभाषा आपको बहुत ही ध्यान योग्य बातें हैं। हमने क्या बताया? समतल पर खींची गई सरल रेखाओं द्वारा बंद आकृति, खुली आकृति नहीं होनी चाहिए, बंद आकृति, तभी मानी जाएगी वो बहुभुज। इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम अगला जो इसी में दिया है, बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध। बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध। बहुभुज जो आपका छठवां जो इसी में टॉपिक था, बहुभुज की समरूपता के प्रतिबंध। तो बच्चों, बहुभुज की समरूपता की प्रतिबंध, यदि हम इसमें बात करेंगे, प्रतिबंध की बात करेंगे तो इसमें दो शर्तें होती हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी जो पहली शर्त है, उनके संगत कोण बराबर
होते हैं तथा सेकंड में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। ये आपके क्या हैं? अगर बहुभुज की समरूपता के बारे में प्रतिबंध की बात करेंगे तो यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी जो शर्तें हैं उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में देखेंगे कि एक त्रिभुज हम एक त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं बच्चों ए बी सी, और एक त्रिभुज हम ले लेते हैं बच्चों पी क्यू आर। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो ए का संगत कोण क्या है? पी है। बी का संगत कोण क्या है? क्यू है। सी का संगत कोण क्या है? आर है। अब भुजाओं की बात करेंगे तो ये मान लीजिए 5 है, ये आपकी क्या है? 10 है, ये मान लीजिए आपकी क्या है? 6 है, और ये क्या मान लीजिए 12 है। ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? 3 है, तो ये आपकी क्या है? 6 है। हमने क्या बताया कि दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब उनके संगत कोण क्या हों? बराबर हों। तो यहाँ हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए का संगत कोण क्या होगा? कोण पी होगा। कोण बी का संगत कोण क्या होगा? कोण क्यू होगा। कोण आर का संगत कोण या सी का संगत कोण क्या होगा? कोण आर होगा। अगर भुजाओं में बात करेंगे, हमने क्या बताया है कि इनके संगत कोण बराबर हो। हमारी पहली शर्त है उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजाएं में ए बी की संगत भुजा क्या होगी? ए बी की संगत भुजा पी क्यू होगी, और बी सी की संगत भुजा क्यू आर होगी, और सी ए की संगत भुजा क्या होगी? आर पी होगी। अगर हम इनके मान रखेंगे तो ए बी कितना है बच्चों? 5 है, और पी क्यू कितना है? 10 है, बी सी कितना है बच्चों? 6 है, और क्यू आर कितना है? 12 है, सी ए कितना है? 3 है, और आर पी कितना है? 6 है। सभी को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सभी के अनुपातों की बात करें तो सभी के अनुपात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब ये है कि संगत कोण भी बराबर है, संगत भुजाएं क्या है? समानुपाती हैं। तो यहाँ बता सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी क्या है? समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार से कोई दो त्रिभुजों को आप क्या कर दोगे? समरूपता प्रूव कर दोगे यदि उनके संगत भुजाएं क्या हो? संगत कोण बराबर हों, संगत भुजाएं क्या हों? समानुपाती हों। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ए का संगत कोण पी के बराबर था, बी क्यू के बराबर था, सी आर के बराबर था। उनकी भुजाओं का क्या कर दिया हमने? अनुपात निकाला, सभी के अनुपात बराबर हैं। इससे पता चलता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आई होप बच्चों 6वें टॉपिक में जो हमने बताया कि बहुभुज क्या है, बहुभुज में बताया कि सरल समतल पर सरल रेखाओं द्वारा घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। बहुभुज की प्रतिबंध के बारे में हमने बताया कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया कि दो त्रिभुज लिए, उनके संगत कोण बराबर थे, उनकी संगत भुजाओं को हमने चेक कर लिया, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती थे, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों? समरूप होंगे। तो आई होप बच्चों ये आपका जो 6 जो आपका टॉपिक था बहुत ही अच्छी तरीके से आप
समझ गए होंगे या सीख लिए होंगे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम इसी से रिलेटेड जो टॉपिक लिए थे, इन्हीं से संबंधित हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम सीखेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सेशन में या वीडियो में आपको अपना प्यार बनाए रखने के लिए बच्चों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य देंगे तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। हम ये आशा करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर आपके आ सके, लेकिन जितने हम वीडियो या क्लासेस चल रही हैं उनको आप मैक्सिमम रिवाइज करोगे तो आपको बच्चों बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और ये है, आपको हम अंतिम तक बने रहेंगे तो आपका भी मोटिवेशन, और उसके साथ आप थोड़ा सा अगर क्या करेंगे, कमेंट हमें देंगे या लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो आपका हमने लिया है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF, 2 समरूप त्रिभुज इस प्रकार है। सॉरी बच्चा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF में इसमें क्या बताया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF 2 समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A 75 डिग्री है, कोण E 57 डिग्री है। तो हमें बच्चों ज्ञात करना है कोण C का मान कितना होगा, ये हमें बताना है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसमें बताया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF 2 समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण जो A है वो 75 डिग्री है, कोण E 57 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है C का मान क्या होगा। तो अगर ये दोनों त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और इसमें बताया है कि कोण जो है A 75 डिग्री है, और कोण A के संगत कोण कौन सा होगा, कोण DB कितना होगा, 75 डिग्री का होगा। कोण जो B किस संगत कोण E के क्या है, बराबर है, तो इसका मान अगर 57 है तो इसका भी मान बच्चों क्या होगा, 57 डिग्री होगा। अब हम जानते हैं कोण C की वैल्यू हमें, ये हमारा क्या था, दिया है, क्योंकि शर्त में बताया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF 2 समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A का मान 75 है, E का मान 57 डिग्री है। तो C का हमें मान क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है C का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों अगर B अगर यहाँ E क्या है बच्चों, 57 डिग्री है, तो E भी क्या होगा, 57 डिग्री होगा। क्यों, BE का क्या है, संगत कोण है। अब हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कौन कौन से कोण लेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर A का मान कितना दिया है, 75 डिग्री दिया है, B का मान 57 डिग्री दिया है, C का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर इनको ऐड करेंगे तो 7 5 12, 7 5 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 132 डिग्री प्लस कोण C। तो अगर इनको 75 करेंगे तो कोण C बराबर 180 डिग्री
माइनस 132 डिग्री। इनको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, इधर 7 बचेगा, 7 में 3 जाएगा 4 हो जाएगा, 1 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे पता चलता है कि कोण जो C का मान होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों, 48 डिग्री। तो C का मान कितना होगा, यहीं पर हमें ज्ञात करना था कि C का मान कितना होगा, तो 48 डिग्री होगा। किस तरीके से हमने प्रूव किया है, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या थे, समरूप थे, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने अभी शर्त में ही आपको बताया है। तो यहाँ आप लिखना चाहो, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत कोण बराबर या समान होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार से हमें थर्ड कोण ज्ञात करना था। जो C अगर 48 है तो यह भी क्या हो जाएगा, 48 या 48 डिग्री होगा। अगर ये 75 है तो ये भी 75 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। आइए बच्चों, अगला जो आपका इस आज सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 लिया है, उसको आज सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। चलते हैं आज का सेशन का लास्ट सवाल, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वो क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज ABC तथा DF दो समरूप त्रिभुज हैं। A 57 डिग्री है, E 75 डिग्री है। तो हमें C क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए उसी से रिलेटेड वही सवाल है आपका, थोड़ा सा इसमें एंगल चेंज है। तो त्रिभुज आपका ABC और दूसरा त्रिभुज आपका क्या है, DEF। दो समरूप त्रिभुज हैं, ऑलरेडी बता दिया है कि दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC यहां दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अब हम जानते ही हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण जैसे A क्या है, 57 है, तो कोण D भी क्या होगा, 57 डिग्री का हो जाएगा। कोण E क्या है, कोण E 75 डिग्री है, तो कोण क्या हो जाएगा, B भी 75 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे कि कोण A कोण B दोनों क्या होंगे, 57 डिग्री के। अब कोण जो B और कोण जो E होंगे वो दोनों क्या होंगे, 75 डिग्री का। यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो बच्चों हमें क्या करना है, C को ज्ञात करना है। तो अगर हम इस त्रिभुज ABC में देखेंगे तो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B कोण C इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो कोण A बच्चों क्या दिया है, 57 डिग्री, कोण B 75 डिग्री, अब कोण जो C है आपका कितना है, हमें फाइंड आउट करना है, 180 डिग्री के बराबर। इनको जोड़ेंगे तो 7 5 12, 7 5 12, ये कितना हो जाएगा, 13 कोण C। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, कोण C बराबर जो होगा 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री।
तो कोण C बराबर जो होगा, इसमें आप क्या करोगे, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें आपका 7 बचेगा, 7 में 3 जाएगा तो कितना होगा 4। तो C का मान भी आपको क्या प्राप्त हो गया, 48 डिग्री। इस प्रकार से आप समरूपता में अगर कोई दो कोण दिए हों, तीसरे का मान ज्ञात करना हो तो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आई होप बच्चों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सीखा होगा। बच्चों आप अपने प्यार को बनाए रखने के लिए वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य दें। थैंक यू बच्चों।